संभालने की उच्च स्तरीय बैठक। सीयूजे के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या जल्द निपटाने का दिया निर्देश। बीएयू में आज भूस्खलन प्रबंधन विषय पर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पुलिस के कामकाज की करेंगे समीक्षा। आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी होंगे शामिल। राज्य में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में युवाओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। 13 नवंबर को रांची में होगी लिखित परीक्षा। और कैश कांड में फंसे कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोनगाड़ी के मामले में झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण में हो रही है सुनवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली। बढ़ते हैं समाचारों की तरफ विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। विभिन्न विषयों पर श्रेष्ठ नीतियां तैयार करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2 दिन का ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गुजरात के एकता नगर में हो रहा है। इसका लक्ष्य बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाना है। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इस मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए यह स्वीकृति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। योजना में लक्ष्य रखा गया है कि साल 2030 तक देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट को 14% से घटाकर सिंगल डिजिट में लाया जाए और भारत को टॉप 25 देशों में। एनएलपी के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट में ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप कमी लाई जाए तथा भारत को वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 25 में लाकर खड़ा किया जाए। 2018 में जब लास्ट रैंकिंग आएगी तो भारत का रैंक 44वें नंबर पर था। जो 3 नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत कवर होती हैं वो एक वेयर हाउसिंग, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और तीसरा सिस्टम एंड रेगुलेशन। इन तीनों का यहां पर ध्यान रखा गया है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 में। देश में 1 गीगावाट और इससे उच्च क्षमता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। योजना में सरकार ने विश्व स्तर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला लिया है। और इस स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव उत्पादन शुरू होने के पहले 5 वर्ष तक मिलेगा। पहले साल सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा और तदोपरांत हर वर्ष वो कम होता जाएगा ताकि 5वें वर्ष के बाद भी जब इंसेंटिव खत्म होता है तो हमारी कंपनीज compete कर सके, मार्केट में इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो सके। उस दृष्टि के साथ इसको रखा गया है। 94,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जिससे प्रतिवर्ष 65 गीगावाट सोलर पावर के लिए फुल्ली इंटीग्रेटेड, पार्शियली इंटीग्रेटेड पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन की क्षमता का सृजन किया जाएगा और लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और लगभग 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर जॉब्स मिल सकेंगी, जो कि एंसिलरी या बाकी एक्टिविटीज या पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होंगी। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। सेक्टर के विकास के लिए बनी समिति की सिफारिशों के आधार पर अब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब के लिए आर्थिक रियायत को 50% तक बढ़ाया जाए। आर्थिक रियायत के लिए 65 mm से ज्यादा आकार वाले चिप्स को भी योजना में शामिल किया गया है और अब डिस्प्ले फ्लैप के निर्माण में आर्थिक रियायत की कोई सीमा नहीं रहेगी। इस फैसले से देश में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गिने चुने प्लेयर्स हैं और दुनिया भर के देश उनको अपनी ओर बुलाना चाहते हैं, लेकिन भारत में एक अपनी डोमेस्टिक मार्केट भी बड़ी और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज की कैपेबिलिटी भी है और एबिलिटी तो है ही है।
तो मुझे लगता है उसकी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार भी होगा और यहां से निर्यात के अवसर भी मिल पाएंगे। हमारी अपनी भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इसलिए 12,000 करोड़ की सीलिंग को जो एडवाइजरी ग्रुप है उन सबने ही कहा है कि अगर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लानी है और कहीं भी निर्भरता नहीं रखनी दूसरे देशों के ऊपर, तो आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड करना होगा। गौरतलब है कि कोविड के दौरान सप्लाई चेन में बाधा आने से कई देशों ने अलग अलग सेक्टर्स में आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अभी तक सरकार ने 14 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का ऐलान किया है, जिसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि कैबिनेट के फैसले से विकास में तेजी आएगी और वैश्विक व्यापार में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने के मंत्रिमंडल के फैसले से इस क्षेत्र में विनिर्माण बढ़ेगा और निवेश में इजाफा होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अगले ट्वीट में कहा, भारत की लॉजिस्टिक्स नीति पर कैबिनेट के फैसले से विकास में तेजी आएगी और वैश्विक व्यापार में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हमारे प्रयासों से विशेष रूप से हमारे किसानों और एमएसएमई क्षेत्र को लाभ होगा। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी समस्याओं का निपटारा शीघ्र करने, विश्वविद्यालय तक पहुंच पथ और जलापूर्ति की व्यवस्था कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वे कल राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। बैठक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते, रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और सीयूजे के कुलपति प्रोफेसर क्षितिभूषण दास उपस्थित थे। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों से भेंट कर उन्हें प्रोत्साहित किया है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी भी ली। गौरतलब है कि रांची के मेकॉन स्टेडियम में 27, 28 और 29 सितंबर को भारत बांग्लादेश T20 दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य पुलिस के कामकाज की समीक्षा करेंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक में आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। एक लंबे अरसे के बाद पुलिस अधिकारियों की बैठक फिजिकल रूप से हो रही है। इससे पहले कोविड संक्रमण की वजह से सभी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती रही हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,443 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,291 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.73% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.61% दर्ज किया गया। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 5 नए मरीजों की पहचान की गई और 6 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 26 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 17 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें PFI का लिंक मिला है। NIA ने केरल में SDPI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी जांच प्रक्रिया में NIA और केंद्रीय जांच एजेंसियां केरल में लगभग 50 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक PFI के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आज तड़के की गई कार्रवाई में NIA ने PFI से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया है।
झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी 5 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। इस सिलसिले में वे आज रांची में पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वो सीधा संवाद करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। रांची में अगले 2 दिनों तक वे पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 24 सितंबर की शाम दिल्ली लौट जाएंगे। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में 1 नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं। ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों के साथ आगे। 5 से 22 सितंबर तक झारखंड में आयोजित पुरुष अग्निवीरों की भर्ती में प्रदेश के युवाओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। अग्निवीर भर्ती झारखंड बिहार के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने आज मीडिया को भर्ती की प्रक्रिया से वाकिफ कराया। अग्निवीरों की भर्ती में झारखंड भी दूसरे राज्यों से पीछे नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग का, जो इस भर्ती के झारखंड बिहार के डीडीजी हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के बीच प्रदेश के युवाओं ने अग्निवीर में भर्ती होने के लिए गजब का उत्साह दिखाया है। और झारखंड स्टेट के यूथ का रुझान इस रैली के लिए या इस स्कीम के लिए एंथुजियाज्म, उनका मोटिवेशन, इसका अंजाम आंकड़ा हम इस से लगा सकते हैं कि मोर देन 86,000 कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड ऑन आवर जॉइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट to take part in this ongoing rally at Ranchi. ब्रिगेडियर गुरुंग ने बताया कि झारखंड में भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट चल रहा है और 13 नवंबर को रांची के खेलगांव में लिखित परीक्षा के साथ पुरुष अग्निवीरों की बहाली का यह सत्र संपन्न हो जाएगा। मेडिकल किया जा रहा है और जो भी कैंडिडेट अपने मेडिकल्स को क्लियर कर लेंगे और फिट घोषित किए जाएंगे, उनको फिर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सीई के लिए निमंत्रित किया जाएगा और उनको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ब्रिगेडियर गुरुंग ने उम्मीद जताई है कि पुरुषों की तरह ही महिला अग्निवीरों की भर्ती में भी झारखंड के कैंडिडेट्स अपना भरपूर जोश दिखाएंगे। हमें पूरी आशा है और भरोसा भी है कि उस वुमेन्स एंट्री वाले रैली में भी बढ़ चढ़ के झारखंड के कैंडिडेट्स हिस्सा लेंगे। ब्रिगेडियर गुरुंग ने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और युवा भी बड़े ही अनुशासित होकर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक देश भर में अग्निवीरों की बहाली तो चलेगी ही, लेकिन ये शुरुआत है, अंत नहीं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोनगाड़ी के मामले में आज झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई हो रही है। पिछली बार सुनवाई के दौरान इन विधायकों ने 8 सप्ताह का समय मांगा था। चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ जवान चितरंजन कुमार के आज इलाज के दौरान रांची के एक अस्पताल में निधन हो गया। 4 दिन पहले चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान वे घायल हुए थे। चितरंजन कुमार को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के खैरबनी पंचायत स्थित लखाईडी गांव में खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम सबर आदिम जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोगों को संबल प्रदान कर रहा है। साथ ही एक क्षेत्र एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। पेश है ग्राउंड रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत डुमरिया प्रखंड के खैरबनी पंचायत स्थित लखाईडी गांव जमशेदपुर मुख्यालय से 95 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3000 फीट है। गांव के चारों ओर साल के कतारबद्ध वृक्ष लगे हुए हैं, जिसकी खूबसूरती को काफी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ज्यादातर सबर आदिम जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनके लिए पशुपालन और खेतीबाड़ी प्रमुख पेशा है। वर्षा ऋतु में ये लोग फिलहाल अपनी पथरीली जमीन को खोदकर खेती का कार्य कर रहे हैं। ये है तो इससे हम लोग थोड़ा कम किए हैं करने का, लेकिन किए हैं लाइन विधि से। और फिर अपना ओल भी सर खेती की है अपना बगीचा में, अपना बाड़ी में, जैसे कि ओल का भी खेती है मेरा अपना। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JTDS द्वारा यहाँ के लोगों को किसानी के गुर सिखाए गए हैं और इन्हें लाइन विधि से खेती करने का सुझाव दिया गया है, जिस पर ये अमल भी कर रहे हैं। इस वर्ष यहाँ धान के साथ साथ मकई भी लगाई गई है। पिछले साल इस गांव में तिल की भी खेती हुई थी, जिससे किसानों को काफी लाभ हुआ था। यहाँ ओल की खेती से भी किसानों की आमदनी बढ़ी है। हुए हैं कि खेती बाड़ी का उन्नत किस्म से खेती कैसे किया जाता है। जैसे कि हम लोग लाइन में लगाए हैं, बहुत अच्छा अभी हो रहा है। पहले हम लोग का मतलब लगाते तो धान सब मकई हुआ कुछ भी हुआ तो हम लोग ऐसे ये तरीके से लगाते थे। तो अभी जो हम लोग पारंपरिक तौर पर यहाँ हम लोग ये से लगाते हैं तकनीकी माध्यम से, तो बहुत अच्छे ढंग से अभी मुनाफा हो रहा है। JTDS के पदाधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि जटिल योजना के अंतर्गत लखाईडी गांव में हमने खेती कार्य में इन आदिम जनजातियों और आदिवासियों को सहयोग किया है। लाइन विधि से ये सब धान और अन्य फसल लगा रहे हैं, जिसमें निकाय गुड़ाई करने में काफी मदद मिलती है और पैदावार भी अच्छी होती है। इनको इसका लाइन विधि से फसल का फायदा मिला है और ये लोग जान चुके हैं कि इससे उनको निकाय गुड़ाई में बहुत मदद मिलता है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने खैरबनी पंचायत स्थित लखाईडी गांव का दौरा करने के बाद यहां की प्राकृतिक सुंदरता की चर्चा करते हुए कहा कि इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक गेस्ट हाउस बनाने की शुरुआत की जा रही है। साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो एक पर्यटन को भी काफी आकर्षित करने के मुद्दे से अगर देखा जाए तो उसके विकास के लिए भी हमने एक वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाने का प्रपोजल जो है। मनोरम वादियां और पर्वत पठार झारखंड की सुंदरता को चार चांद तो लगाते ही हैं। यहाँ के मेहनतकश किसान धरा को हरा भरा रखने में महती भूमिका निभा रहे हैं, जो धरती पर जीवन और उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए लाजमी शर्त है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक बारिश 46.6 मिलीमीटर बोकारो के गोमिया में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य भर में आगामी 27 सितंबर तक ऐसे ही हालात रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आगामी 2 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
केंद्र कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के उत्पादन प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इनका अनुमान है इनमें 104.99 मिलियन टन चावल, 36.56 मिलियन टन पोषक मोटे अनाज, रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन मक्का, 8.37 मिलियन टन दलहन, 3.89 मिलियन टन तूर और 23.57 मिलियन टन तिलहन की अनुमानित फसल शामिल है। वर्ष 2022-2023 के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन विगत 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हटिया रेलवे स्टेशन पर आरक्षण कार्यालय में आधार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। राज्य के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी और हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता भी मौजूद थे। हजारीबाग जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान संचालित विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा प्रखंड के विकासात्मक कार्यों और परियोजनाओं संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। देवघर जिले में पोषण माह एवं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय माहवारी स्वच्छता प्रशिक्षण का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। प्रशिक्षण में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की जल सहियाओं को चिकित्सकों द्वारा इस संबंध में जागरूक किया गया। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी की बैठक की। बैठक में खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की उपायुक्त ने जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने नगर परिषद की समीक्षात्मक बैठक में कई निर्णय लिए। बैठक में 290 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का श्रम कार्ड बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कार्य शुरू नहीं करने वालों के स्थान पर अन्य लाभुकों का चयन करना, जन शिकायतों का जल्द निवारण और नियम उल्लंघन पर फाइन और कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने भू अर्जन से संबंधित सभी परियोजनाओं की समीक्षा की। 21 परियोजनाओं में विवादित रैयती जमीन के मामले का निष्पादन और 100% भुगतान करना, कामडारा बसिया एनएच का जल्द 3A कार्य प्रारंभ करना और अन्य सभी योजनाओं की गहनतापूर्वक समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लातेहार जिले में विधानसभा की याचिका समिति की बैठक गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विधायक ने आम लोगों की समस्याओं से संबंधित आवेदनों के निष्पादन का विभागवार समीक्षा की और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार जिले में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से उपायुक्त ने कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के कामकाज का जायजा लिया गया। खूंटी जिले में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मुरहू प्रखंड के पंचघाघ पर्यटन स्थल में साफ सफाई अभियान चलाया गया। श्री सोरेंग इसी वर्ष अगस्त महीने में आयरलैंड में आयोजित 5 देशों की जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थीं। महिला क्रिकेट में कल कैंटरबरी में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 88 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। 23 साल बाद वनडे सीरीज में जीत मिली है। इससे पहले भारत को 1999 में अंजुम चोपड़ा की कप्तानी में 2-1 से जीत मिली थी। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 333 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। यह इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर है। हरमनप्रीत कौर ने तूफानी पारी खेलते हुए 143 रन सिर्फ 111 बॉल पर बनाए। ये वनडे क्रिकेट में उनका 5वां शतक रहा। वो इंग्लैंड में वनडे में शतक लगाने वाली एशिया की पहली कप्तान भी बनी। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 44 ओवर 2 गेंदों में 245 रन पर ऑल आउट हो गई।
हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको हिमालय के खूबसूरत वादियों में स्थित तुंगनाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं। वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ के पहाड़ों पर भगवान भोलेनाथ को समर्पित तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। नागहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत। हिमालय की खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के बीच इस मंदिर को 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। उत्तर भारतीय शैली की वास्तुकला में बना ये मंदिर उत्कृष्ट सुंदरता, सुंदर पर्वत श्रृंखला और धार्मिक महत्व से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वंदे सूर्य शशांक वरिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। यहाँ भगवान शिव के पंचकेदार रूप में से एक की पूजा की जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसे पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बनाया था। तुंगनाथ मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगाते बुरांश के फूल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ की मनोरम छटा तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिकता, सुंदरता और शांति की अनुभूति कराती है। शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे एक बार फिर से सुर्खियों पर। राज्यपाल ने की उच्च स्तरीय बैठक, सीयूजे के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या जल्द निपटाने का दिया निर्देश। बीएयू में आज भूस्खलन प्रबंधन विषय पर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पुलिस के कामकाज की करेंगे समीक्षा। आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी होंगे शामिल। राज्य में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में युवाओं में दिख रहा गजब का उत्साह। 13 नवंबर को रांची में होगी लिखित परीक्षा। और कैश कांड में फंसे कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी के मामले में झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण में हो रही है सुनवाई।